नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लगभग 1200 वर्ड्स होंगे इस डिक्टेशन में। 3 अलग-अलग मैटर कंबाइंड किए गए हैं। स्पीड में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन भी होगा। रेडी? महात्मा गांधी जब अपने सपनों के भारत की बात करते हैं तो वे सर्वाधिक जोर ग्राम स्वराज पर देते हैं। दरअसल वे जीवन, समाज और शासन के एक ऐसे मॉडल को जरूरी मानते हैं जिसका बुनियादी ढांचा केंद्रित नहीं बल्कि विकेंद्रित हो। 1909 में उनकी यह फिक्र सैद्धांतिक रूप से हिंद स्वराज पुस्तक में सामने आई। आगे उनका जोर लगातार इस बात पर बना रहा कि गांवों को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के नाम पर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए मुखापेक्षी बनाना सही नहीं होगा। 2 अगस्त 1942 को वे हरिजन में लिखते हैं, ग्राम स्वराज की मेरी कल्पना यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा जो अपनी जरूरतों के लिए पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं करेगा। हालांकि इस लेख में वे आगे यह भी कहते हैं कि अगर बहुत जरूरी हो तो पड़ोस की मदद ली जा सकती है, लेकिन ऐसा परस्पर सहयोग की भावना के साथ होना चाहिए। 1992 में संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज अधिनियम संसद से पारित हुआ। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए। बीते 3 दशकों में महिला सशक्तिकरण से लेकर कई तरह के विकास कार्यों से गांवों की स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया है, पर आज भी अधिकार और संसाधन को लेकर पंचायतों को और स्वायत्त करने की मांग उठती रहती है। इस बीच ग्राम स्वराज की संकल्पना से प्रेरित होकर कई दूसरी पहल भी सामने आई है। गत वर्ष ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च ऐसा ही एक कदम है। यह ऐप ग्राम पंचायतों को विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करता है। इसका मकसद विकास योजनाओं से लेकर उसके पूरा होने तक की जानकारी सुलभ करना है। इससे गांव के हर व्यक्ति को योजनाओं के बारे में पता होगा कि वे कैसी चल रही है, कितनी राशि खर्च हो रहा है। ग्राम स्वराज एक बड़ा लक्ष्य है और उसे हासिल करने के लिए अभी कई और ठोस कदम उठाने होंगे। हिंदी साहित्य अपने बौद्धिक तेवर के कारण नहीं बल्कि लोक सरोकारों के कारण विलक्षण है। यही कारण है कि लोक और परंपरा हिंदी आलोचना के बीज शब्द हैं। लोक के साथ कल्याण का अभिप्राय आरंभ से जुड़ा रहा है। लोक के साथ एक और बात जो गहरे तौर पर जुड़ी है वह है उसकी रागात्मकता। देश में कोरोना से जब कुछ ही मौत हुई थी तब से मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, अवधी, बुंदेली और राजस्थानी जैसी बोलियों भाषाओं में इस महामारी को लेकर गीत न सिर्फ बनने शुरू हो गए बल्कि लोकप्रिय भी होने लगे। देश जब पिछले साल पूर्णबंदी का सामना कर रहा था तो वह एक ऐसा तजुर्बा था जिसकी इससे पहले कभी कल्पना नहीं की गई थी। लाखों लोगों को सड़कों पर लाचार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते देखना तो एक ऐसा अनुभव है जो देश में सरकारों को विकास और सभ्यता के किसी बड़े दावे से पहले लंबे समय तक आईना दिखाएगी। ऐसे संकट के बीच
प्रवासी मजदूरों की गहरी पीड़ा उनके ही बीच से टेर बनकर गूंजी। कहीं शहरों में बंद किवाड़ों पर इंसानी सरोकारों ने दस्तक दी, तो कहीं रोटी और गरीब की दूरी पर तीखा तंज दिल से उभरा। हालात इन टेरों से तो क्या बदलेंगे, पर यह जरूर दिखा कि करुणा और कोरोना के बीच करुणा का पलड़ा अब भी भारी है। कोरोना के बड़े संकट के बीच अगर भारत आज एक ऐसे देश के तौर पर सामने आया है जो एक तरफ इस आपदा स्थिति से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस महामारी की क्रूर आकस्मिकता और उसकी विदाई की लोक कामना को सजल भाव से गाना भी सीख रहा है। अखबारों, टीवी चैनलों पर आज अगर ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग खुद से पहल करके महामारी के खतरों से उबरने के लिए एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, तो यह कहीं न कहीं दिखाता है कि तमाम तरह की आफत और चुनौती के बीच मानवीय करुणा की सजलता बची हुई है। कोरोना का संकट ऐसा है कि इससे उबरने में सालों लगेंगे। अभी तो इसे हम सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या के तौर पर देख रहे हैं, पर इस समस्या पर अगर हमने देर सबेर काबू पा भी लिया तो नई मुसीबतों का एक सघन और लंबा दौर सामने होगा। इसमें सबसे बड़ा संकट होगा प्रकृति के साथ नए सिरे से तालमेल बैठाने की चुनौती और विकास व अर्थव्यवस्था का सुरक्षित रास्ता। गौरतलब है कि औद्योगिक क्रांति से लेकर वैश्वीकरण तक दुनिया अगर कहीं एक सीध में बढ़ती दिखाई देती है, तो वह सीध है अंधाधुंध मशीनीकरण और अनियंत्रित शहरीकरण की। कोरोना संकट के बीच आज उन शहरों की राशन पानी की पूरी व्यवस्था सबसे ज्यादा चरमराई है, जिन्होंने अनजाने में परावलंबन को अपने ड्राइंग रूम और रसोई तक में खुशी जगह दी है। यंग इंडिया में 20 दिसंबर 1928 को गांधी लिखते हैं, ईश्वर न करे कि भारत भी कभी पश्चिमी देशों के ढंग का औद्योगिक देश बने। एक अकेले इतने छोटे से द्वीप इंग्लैंड का आर्थिक साम्राज्यवाद ही आज संसार को गुलाम बनाए हुए है। 30 करोड़ आबादी वाला हमारा राष्ट्र भी अगर इसी प्रकार के आर्थिक शोषण में जुट गया, तो वह सारे संसार पर एक टिड्डी दल की भांति छाकर उसे तबाह कर देगा। गांधी अपनी इस पूरी समझ में गांव और गरीब के हक में इस लिहाज से भी खड़े दिखते हैं कि वे हमेशा गांवों की रचनात्मक ताकत को रेखांकित करते हैं और इसे ही वे भविष्य के भारत की ताकत बनाना चाहते हैं। 23 जून 1946 को हरिजन में एक आलेख में वे कहते हैं, ग्रामीण रक्त ही वह सीमेंट है जिससे शहरों की इमारतें बनती हैं। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन के जिस अंबार और उसके असीमित अनुभव के लिए हमें प्रेरित किया, उसकी पूरी बुनियाद मजदूरों के शोषण पर टिकी थी। दिलचस्प है कि ज्यादा उत्पादन और असीमित उपभोग को जहां आगे चलकर विकास का पैमाना माना गया, वहीं प्राकृतिक संपदा के निर्मम दोहन को लेकर सबने एक तरह से आंखें मूंदनी शुरू कर दी। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन उपभोग की इस होड़ में मजदूरों के शोषण को तो देखा, लेकिन मनुष्येतर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को मशीनीकरण की आंधी से उजड़ते यूरोप को वे
नहीं देख सके। इसे अगर किसी ने देखा तो वे थे गांधी। गांधी ने हिंद स्वराज में साफ शब्दों में कहा, मशीनें यूरोप को उजाड़ने लगी हैं और वहां की हवा अब हिंदुस्तान में चल रही है। यंत्र आज की सभ्यता की मुख्य निशानी है और वह महापाप है। मशीन की यह हवा अगर ज्यादा चली तो हिंदुस्तान की बुरी दशा होगी। गांधीवाद अर्थ दृष्टि को तार्किक आधार देने वाले डॉक्टर जे.सी. कुमारप्पा ने मशीनीकरण के कारण शोषण और उपभोग के बढ़ने की बात कहते हैं। वे सहयोग के साथ जरूरी आवश्यकता की पूर्ति को मनुष्य के विकास और कल्याण की कसौटी मानने की वकालत करते हैं। सहयोग और आवश्यकता के मेल से स्वावलंबी आर्थिक स्वायत्त को तो पाया ही जा सकता है। प्राकृतिक असंतुलन जैसे बड़े खतरे से भी बचा जा सकता है। कहने की जरूरत नहीं कि विकास को होड़ की जगह सहयोग के रूप में देखने वाली गांधीवादी दृष्टि विकास और जीवन मूल्यों को अलगाकर नहीं बल्कि साथ साथ देखने पर जोर देती है। विकास के इन अहिंसक मूल्यों की अवहेलना महामारी जैसे बड़े खतरे को न्योता है। जो लोग अभी तक लिख रहे हैं, मीन्स वीडियो को लास्ट तक जिन्होंने लिखा है, उनका यदि यह मैटर छूट रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उनसे सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इसको 2 बार में फिर से लिखें, 50% 50%। ठीक, यदि आपका थोड़ा बहुत छूट रहा है तो प्लीज़ एक ही बार में फिर से आप रिपीट कर सकते हैं। ज़्यादा छूट रहा है तो वर्ड्स को निकालिए इसमें से, जो कि इसके सारे वर्ड्स काफ़ी मतलब कि फ्रेंडली टाइप के हैं, जो हर दूसरे तीसरे डिक्टेशन में मिलते हैं, कुछ एक आध वर्ड्स छोड़कर। ठीक, तो आपको उन वर्ड्स की अलग से लिस्टिंग करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, 2-2 3-3 लाइन लगातार लिखकर। ठीक, ताकि फ्यूचर में कभी भी बोले जाए तो आपकी पेंसिल ड्रॉ कर दे वो आउटलाइन। ठीक, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने साथियों का जिनका भला करना चाहते हो सिर्फ उनके साथ शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।